गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में चैप्टर 2 में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप 2.7 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है और इससे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो स्याही होती है उसमें जो रंग पड़े होते हैं वो कई सारे रंगों के मिक्सचर होते हैं और कैसे हम उन कलर्स को, उन पिगमेंट्स को जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है आपका यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर फिगर बनी हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि हमें एक फिल्टर पेपर लेना है, ठीक है। इस फिल्टर पेपर में जो है इसकी जो नीचे वाली एंड है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है, पेंसिल से। और उस लाइन पर हमें एक छोटा सा स्याही का निशान लगाना है, ठीक है, किसी भी कलर की स्याही हो। इसके बाद एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है उसमें, और फिर अपने इस फिल्टर पेपर को इस तरह से उस बीकर के ऊपर एडजस्ट करना है कि जो स्याही का निशान है वो जल में डूबे नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर ही हो, ठीक है। और फिर कुछ उसको एडजस्ट करने के बाद फिर आप पूरे सिस्टम को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देंगे, ठीक है। जब आप इस पूरे सिस्टम को कुछ देर के लिए शांत छोड़ देंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ देर बाद क्या होगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग थी जब हमने फिल्टर पेपर को पानी में हल्का सा ऊपर रखा, उस इंक के धब्बे को फिल्टर पेपर टच करेगा पानी में, लेकिन वो इंक का धब्बा जो है, स्पॉट है, वो नहीं टच करेगा, ठीक है। कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पानी फिल्टर पेपर के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ जो रंग है वो कई सारे अलग अलग कलर्स में टूट करके उस पानी के साथ फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ वो बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ समय बाद हमने जो स्याही ली थी उसमें जो कलर्स थे अलग अलग प्रकार के, वो एक फिल्टर पेपर पे अलग हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की विधि को हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ये जो स्पेशल विधि हम यूज करते हैं इसे कहते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी जो है, इसमें से जो एक क्रोमा है ना, ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है और ग्रीक में इस क्रोमा का मतलब होता है रंग। इसीलिए इसको जो है क्रोमैटोग्राफी इस प्रक्रिया को कहा गया, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू हम उन मिक्सचर्स में से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है बहुत सारे कलर के पिगमेंट मिले होते हैं, ठीक है। तो इस क्रोमैटोग्राफी विधि का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो रंगों को अलग करने के लिए ही किया गया था और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रोमैटोग्राफी। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्निक्स में एडवांसमेंट हुई वैसे वैसे इस क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग और भी चीज़ों को, बहुत सारे घटकों को अलग करने के लिए किया जाने लगा, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे डाई में रंगों को पृथक करने के लिए यूज़ पहले से भी करते थे, या जो प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट होते हैं उसको भी अलग करने के लिए, और जो हमारे ब्लड में जो ड्रग्स पाए जाए, नशीले पदार्थ जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अगर उसका मिश्रण हमारे ब्लड में है तो उसको अलग करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्रोमैटोग्राफी का यूज़ स्टार्ट हुआ था रंगों को अलग करने से, लेकिन अब एडवांसमेंट के साथ इसकी बहुत विकास हुआ है, टेक्निक बहुत आगे बढ़ी, मशीन्स आ गई हैं, इसलिए इसका एक वाइड स्केल पे यूज़ होता है, ठीक है। यह एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम जो सॉल्यूट्स हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है।
और ख़ास करके तभी जब हमारे सॉल्यूट्स एक ही प्रकार के विलायक में घुले हैं, एक ही प्रकार के सॉल्वेंट में। जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि जो इंक है वो किससे बनी होती है स्याही, मैंने पहले ही बताया है, जल और डाई का मिश्रण होती है स्याही। तो जब हम उसे जल में मिलाएंगे तो फिर जल क्या हो गया विलायक, और डाई क्या हो गई जो हमारा रंग है, और वो रंग कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो कई पिगमेंट का मिलके बना हो सकता है। तो सारे ही डाई और रंग जो है हमारे सिर्फ एक ही विलायक में घुले हुए हैं, वो है जल। ऐसे कंडीशन में हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रंगों को भी हम अलग कर सकते हैं। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक पत्ती ली गई है, ठीक है। इस पत्ती को क्या करना है, ऊंच के अच्छे से मसल वसल के कूट काट के बढ़िया से इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। एक्सट्रैक्ट मतलब रस निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसको सेम टू सेम वैसे ही जैसे आपने स्याही वाले प्रोसेस में किया था, वैसे ही फिल्टर पेपर जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, एक पेपर भी आता है इसका, उस पर जो है इसको ऐसे छोटा सा धब्बा एक निशान लगा देना है, और इसको जल की बजाय प्रोपेनोन जो एसीटोन एक तरह से एक कीटोन है उसमें जो है इसको डुबो देना है। फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद कि बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं जो हमारे लीफ में पाए जाते हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे हल्का रहेगा वो सबसे ऊपर जाके इकट्ठा होगा, और जो भारी रहेगा थोड़ा सा हैवी पिगमेंट रहेंगे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले वो नीचे रहेंगे। एंथोसियानिन पत्तियों में होता है, जैसी पत्ती आपकी रहेगी कलर की वैसे पिगमेंट्स उसमें मिलेंगे। क्लोरोफिल बी, फिर उसके बाद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी से हल्का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी अलग से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी को और अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर पेपर में एक इंक लगाई गई है ग्रीन कलर की। अब देखिए जैसे ही ये वाटर का लेवल ऊपर जा रहा है, आप इस वीडियो में ये देख पा रहे हैं कि कैसे ये ग्रीन कलर के जो हमारी स्पॉट लगाई गई थी वो कई सारे कलर्स में टूट के, जैसे जैसे वाटर का मूवमेंट हमारा ऊपर हो रहा है वैसे वैसे कलर्स का मूवमेंट ऊपर हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, ठीक है। तो जो थोड़े से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले पिगमेंट्स हैं वो कलर्स हैं वो नीचे ही रह जाएंगे, और लाइट वेट वाले जो है ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि क्लोरोफिल बी नीचे रह गया, क्लोरोफिल ए ऊपर, फिर ज़ैंथोफिल और फिर कैरोटीन, ठीक है। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देख ये समझ सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जहाँ पर हम सॉल्यूट जो खुद ही कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ उसके घटकों को हम अलग करते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये रंगों को अलग करने के काम आता है, पर अब ये और भी इसका वाइड रेंज हो गया, यूज़ इसका बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और वो है आसवन विधि, ठीक है। आसवन विधि जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस आसवन विधि को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इसे आसवन विधि को इंग्लिश में डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो घुलनशील द्रवों को जो है अलग करते हैं, जो उनके मिक्सचर को अलग करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि ऐसे द्रव जो आपस में घुल नहीं पाते हैं, जैसे पानी और तेल, अगर उनको आपस में मिलाया जाए तो बिल्कुल नहीं मिक्स होंगे, ऐसे मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे मिक्सचर्स जो ऐसे दो लिक्विड जिनको अगर हम आपस में मिला दें तो एकदम मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनको अलग कर सकते हैं, और वो कैसे अलग करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके
जो आपके एक्सपेरिमेंट 2.8 में बताया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्टिलेशन के लिए एसीटोन और जल इन दोनों को लिया गया है। ठीक है, एसीटोन और जल को आपस में मिला दिया गया है। मिला करके इस मिक्सचर को जो है, ये हमारा क्या है, आसवन फ्लास्क है। ठीक है, इस आसवन फ्लास्क में जो है इसको रखा गया है, डाल दिया गया है और फिर इस तरह से पूरा सेटअप बनाया गया है जो कि आपको केमिस्ट्री की लैब में मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सेटअप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आसवन फ्लास्क में एक थर्मामीटर लगाया गया है और यहाँ पर एक कंडेंसर, संघनक मतलब कंडेंसर, जो चीज़ों को ठंडा करता है। ठीक है, कंडेंस करता है, भाप को वापस से लिक्विड में चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो लगाया गया और फिर यहाँ पर एक बीकर रखा गया ताकि जो भी लिक्विड कंडेंस होकर आएगी वो इसमें इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस मेथड को हम कहते हैं आसवन विधि। ठीक है, अब इसमें देखिए अब हम इस विधि में ये देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा आसवन फ्लास्क है, ये हमारा थर्मामीटर लगा हुआ है यहाँ पर और ये हमारा संघनक है। ठीक है, जो अभी हमने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया और ये हमारा यहाँ पर जो द्रव है वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इस आसवन फ्लास्क में पड़े मिक्सचर को, इसमें कौन सा मिक्सचर डाला गया है, इसमें डाला गया है हमारा एथेनॉल और वाटर। ठीक है, तो इसको जब गर्म करते हैं तो जो एथेनॉल है, अल्कोहल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है, जल से कम होता है, मतलब अल्कोहल जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। जैसा कि आप कभी कभी देखते हैं, जो आप नेल थिनर यूज़ करते हैं नेल पॉलिश को हटाने के लिए, तो अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही सॉरी एसीटोन, ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो हमने एसीटोन यूज़ किया है, सॉरी अल्कोहल नहीं, एसीटोन जो कि एक कीटोन है, और यहाँ पर पानी। ठीक है, तो ये जो एसीटोन है अगर इसको छोड़ दिया जाए कुछ देर तक तो ये क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, भाप बन जाता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत कम है और ये बिना किसी कंपोनेंट में टूटे अलग हो जाता है, तो ये बॉयल होने के बाद ये वेपर बन के, भाप बन के इस कंडेंसर के रास्ते होते हुए इस बीकर में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो जब ये भाप बन के इस कंडेंसर में आता है तो ये कंडेंसर क्या करता है, यहाँ पे इसको ठंडा करता है। ठीक है, ठंडा करता है, बर्फ रहती है, ठंडा करने की वजह से ये भाप से वापस से लिक्विड बन जाता है और फिर इस बॉटल में, इस बीकर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर जो हमारा दूसरा मिक्सचर था जिससे हम कहते थे एसीटोन, वो यहाँ पे अलग हो गया और फाइनली यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जल, और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, एसीटोन। तो अभी हम यहाँ पर दोनों को अलग करने में कामयाब हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं और ये मेथड इस्तेमाल होता है दो घुलनशील द्रवों को सेपरेट करने के लिए जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पानी और स्टोन के बीच में के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए यहाँ पर हम आराम से पानी आसवन फ्लास्क में रह जाता है और जो हमारा एसीटोन है वो हमें दूसरे बीकर में कंडेंस होकर मिल जाता है। ठीक है, इस आसवन विधि के अलावा एक और इसी का एक सेकेंड पार्ट है, वो है प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, ये जो है इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंग्लिश में, जो हमारी प्रभाजी आसवन विधि है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक शीशे का कांच जैसा एक पूरा एक बड़ा सा चैम्बर होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शीशे के फ्रैक्शंस बने होते हैं और ये उन घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन लिक्विड्स में जो है, जिनके जो घटक होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है उनमें बहुत कम अंतर होता है। इसलिए उस टाइप के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का यूज़ करते हैं। अक्सर 25 केल्विन से कम तापमान में जो अंतर है दो द्रवों के बीच में, तो ऐसे द्रवों को हम अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है कि कैसे हम हवा से जो है गैसों को अलग कर सकते हैं। और प्रभाजी आसवन विधि का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। ठीक है, जो पेट्रोलियम से हमें अनेक तरह के उत्पाद मिलते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं। जो पेट्रोल हम ग्राउंड से निकालते हैं तो उसको इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू में जब टावर में डालते हैं तो वहाँ पर ये पेट्रोलियम जो है कई सारे पार्ट्स में टूटता है और उसे वैसलीन, गैसोलीन ऐसे करके, जो वैसलीन हम अपने होठों पर लगाते हैं, आप अगर पढ़ेंगे उस पर लिखा होगा पेट्रोलियम जेली, है ना। तो ये पेट्रोलियम से ही ये वैसलीन निकलती है और ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा सेपरेट होती है। ऐसे ही गैसोलीन निकलता है, केरोसिन निकलता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब हम पेट्रोलियम का जो है प्रभाजी आसवन करते हैं। तो हम प्रभाजी आसवन के बारे में जो है नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। प्रभाजी आसवन का सेटअप बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसा आपको बुक में दिया हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक अलग से उसमें और एक्स्ट्रा कॉलम जुड़ जाता है। ठीक है,